हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि 2024 में पूछा गया था। अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो में आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 जो कि 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछा गया, उसका क्वेश्चन देखिए। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि पदार्थ के कण निरंतर गतिमान रहते हैं, इसके कारण है। तो इसके क्या कारण है? तो देखिए, इसके कारण है गतिज ऊर्जा का होना। जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होता है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। पदार्थ के सभी कण निरंतर गति में रहते हैं और यह गति उनकी गतिज ऊर्जा का परिणाम होता है। किसी पदार्थ का जो तापमान होता है उसके कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप होता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कणों की गति तेज हो जाती है, जिससे पदार्थ की अवस्था यानी कि ठोस से द्रव में परिवर्तन हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला, इसमें जीवित जीवों से मिलकर बने जैविक घटक होते हैं। सभी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया उत्पादक होते हैं, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, वो अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, ये भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 3 तीनों से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जान लेते हैं कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक यानी कि जो जीवित जीव होता है और अजैविक यानी कि जो निर्जीव तत्व होता है, दोनों घटक शामिल होता है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक और जीवाणु जैसे अपघटक मृत कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं तथा पोषक तत्वों को पुनः पारिस्थितिकी तंत्र में पहुंचा देते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो तीनों इसका कथन है वो सही हो जाएगा, और ये तीनों पारिस्थितिकी तंत्र का अवधारणा का एक अभिन्न अंग भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो देखिए, ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित होते हैं। तापन प्रभाव पर जान लीजिए कि विद्युत धारा का तापन प्रभाव कपड़े प्रेस, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे उपकरणों में उपयोग किया जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के प्रतिरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। उत्पन्न ऊष्मा जो होता है वो धारा के वर्ग, चालक के प्रतिरोध और जिस समय के लिए धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होती है। ऊष्मा जो होता है जूल का नियम बताता है। यह सिद्धांत अलग अलग घरेलू उपकरणों में खाना पकाने, पानी गर्म करने, कपड़े प्रेस करने जैसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए नियोजित किया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि 10 केजी द्रव्यमान को 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितना हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बल का। क्या होता है फॉर्मूला? होता है एफ बराबर क्या होता है, वो एम इंटू ये होता है। ठीक है, मास गुना त्वरण होता है। तो इसका मास कितना था? 10 था, और इसका त्वरण कितना दिया था? 2.5 दिया था। ठीक है, तो जब इस पॉइंट को यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ पे 10 नीचे ये कट जाएगा, तो फाइनली कितना? ये 25 आएगा। 25 का न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो 25 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कि जेली के मामले में निम्न में से कौन सी परिक्षिप्त परावस्था है? तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए द्रव परावस्था हो जाएगा। द्रव, देखिए जेली में परिक्षिप्त परावस्था द्रव परावस्था है, जबकि परिक्षेपण माध्यम में ठोस परावस्था है। जेली एक प्रकार का जेल है जहां द्रव परावस्था ठोस जाल में परिक्षिप्त हो जाती है। जेली में द्रव परावस्था जेल की तरलता और नमी प्रदान करती है। जेली बनाने की प्रक्रिया के दौरान ठंडा होने पर द्रव परावस्था जम जाती है, जिससे कि अर्ध ठोस संरचना बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि यदि पृथ्वी और एक सेब जिनके बीच की दूरी x है, ठीक है,
के बीच आकर्षण बल F लग रहा है, तो उस सेब पर 2x दूरी पर कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा F/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो देखिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? वो F बराबर क्या होता है? वो होता है G इंटू यहाँ पे M1 इंटू यहाँ पे कितना, ये M2 होता है, यहाँ पे ये R² होता है। ठीक है, दो पिंडों पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोलता है कि जो दूरी था, जो पहले कितना था x था, अब दूरी कितना हो जाएगा 2x हो जा रहा है। यानी कि जैसे देखिए यहाँ पे इसको तो ये तो कांस्टेंट देगा, ये वाला पूरा टर्म तो ये कांस्टेंट देगा पहले के जैसा। यानी कि यहाँ पे g पॉइंट ये m1 इंटू यहाँ पे m2। ठीक है, तो ये r1 के पहले x था, तब x2 हो जाएगा, तो x2 का स्क्वायर कितना, ये 4x हो जाएगा। यानी कि पहले के कंपेयर में ये कितना होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा सब, इसलिए यहाँ पे f/4 इसका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है? तो रेखित पेशी की विशेषता कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बेलनाकार हो जाएगा, उसके बाद अशाखित हो जाएगा, उसके बाद बहुकेंद्रीय ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रीय। जान लीजिए कि रेखित पेशियां अपने बेलनाकार आकार की विशेषता रखती है, जो उन्हें कुशलता पूर्वक संकुचित करने में मदद करती है। वे अशाखित होते हैं, जिसका मतलब होता है कि पेशी तंतु बिना विभाजित एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। रेखित पेशी कोशिकीय बहुकेंद्रीय होती है, जिनमें उनकी उच्च चयापचय गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कई केंद्रक होते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहती हैं, क्योंकि वे आमतौर पर हड्डियों से जुड़ी होती है और गति को सुगम बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए कौन हो जाएगा, ये एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा और ये जिंक हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ये तीनों ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जान लीजिए कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इन धातुओं को अभिक्रिया करने के लिए या तो गर्म पानी या फिर भाप की आवश्यकता होती है, जो अभिक्रिया के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा का संकेत देती है। क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर पानी के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। सामान्य तौर पर सोडियम और पोटेशियम जैसी धातु में ठंडे पानी के साथ जोरदार प्रतिक्रिया करती है, जबकि एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसी धातुएं नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि लक्षण किसके द्वारा प्रभावित हो सकते हैं? तो देखिए वो पैतृक डीएनए और मातृ डीएनए ये दोनों के द्वारा हो सकता है, यानी कि पिता का डीएनए और माता का डीएनए के द्वारा हो सकता है। ये जान लीजिए कि जो पैतृक लक्षण होता है वो पिता का डीएनए और माता का डीएनए दोनों से वंशानुगत ये मिलते हैं। प्रत्येक माता पिता का डीएनए 50% योगदान देता है, जो कुल मिलाकर किसी व्यक्ति की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना का निर्माण करना होता है। माता और पिता डीएनए का संयोजन संतान के गुणों और विशेषताओं को भी प्रभावित करते हैं। वंशागति का यह जो प्रक्रिया होता है वो मेंडेलियन आनुवंशिकी के सिद्धांत का पालन करती है, जो बताती है कि माता पिता से संतान में गुण कैसे हस्तांतरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर समान क्रियात्मक समूह के प्रतिस्थापन से बनने वाले यौगिकों के क्रम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो समजात श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देखिए समजात श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें समान क्रियात्मक समूह और समान रासायनिक गुण होते हैं। समजात श्रेणी में प्रत्येक क्रमागत यौगिक CH2 इकाई से भिन्न होता है। समजात श्रेणी के सदस्य भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन दिखाते हैं, जैसे कि क्वथनांक और गलनांक। समजात श्रेणी के उदाहरण में अल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये सभी शामिल होते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली स्पाइनल तंत्रिकाएं मिलकर क्या बनाती है? देखिए ये क्या बनाती है? ये बनाती है परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र जान लीजिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बाहर की तंत्रिकाएं और गैंग्लिया शामिल होता है। देखिए ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है ये कपाल में तंत्रिकाएं शामिल है जो सीधे मस्तिष्क से निकलती है, और स्पाइनल तंत्रिकाएं जो मेरुरज्जु के खंडों से निकलती है। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है वो CNS के अंगों को भी उसमें जोड़ देता है। ये PNS का प्राथमिक CNS और शहरी और शरीर के बाहरी हिस्सों की भी जानकारी को भी रिले करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या के बराबर हो जाएगा।
जान लीजिए कि किसी परमाणु की परमाणु संख्या को परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रत्येक तत्व के लिए अद्वितीय है और तत्व की पहचान निर्धारित करता है। परमाणु संख्या को Z प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया कुछ, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बताना है कि यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया में है या नहीं है। तो जो संतुलित है उसको चयन करना है। तो देखिए इस इक्वेशन का संतुलित अभिक्रिया ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो संतुलित कैसे मिलाते हैं, देखिए हर दोनों साइड पे मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए कॉपर 3 है, यहाँ पर भी कॉपर 3 है, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 3 2 6, 3 दूना 6, यहाँ पे इसमें भी हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी करके दिखाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्त्री केसर का फूला हुआ निचला भाग ये हो जाएगा अंडाशय कहते हैं, ठीक है। ये अंडाशय हो जाएगा कि एक का यहाँ पे कितना सी हो जाएगा। उसके बाद है स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, ठीक है। तो स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्तिका, तो यानी कि यहाँ पे 2 का हो जाएगा डी, ये वर्तिका हो जाएगा। फिर देखिए स्त्री केसर का अंतिम भाग, तो स्त्री केसर का जो अंतिम भाग है ये हो जाएगा वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का ये हो जाएगा, 3 का ये। उसके बाद यहाँ पे 4 का अंडाशय में होता है, तो अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, यहाँ पे ये बी हो जाएगा। तो ये देखिए कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन में ही है इस तरह का, ठीक है। तो यानी कि आप ऑप्शन ये तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्त्री केसर का जो फूला हुआ निचला भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। इसमें बीजांड होता है जो क्या करता है, निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। स्त्री केसर का जो मध्य लंबा वाला भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है, और यह अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है और पराग नलिकाओं के लिए अंडाशय तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। स्त्री केसर का अंतिम भाग वर्तिकाग्र कहलाता है और यह परागनों के लिए ग्रहणशील सतह और अक्सर पराग को पकड़ने के लिए चिपचिपा या पंखदार होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं जो मादा युग्मविद होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि तारों का टिमटिमाना किस घटना से संबंधित है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित हो जाएगा। देखिए तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल के अलग अलग परतों से गुजरता है। जैसे ही किसी तारे से प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो अलग अलग वायु घनत्व के कारण यह कई बार मुड़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दिशा में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश किरणों का यह निरंतर मुड़ना तारों को पृथ्वी पर हमारे दृष्टिकोण से टिमटिमाते या झिलमिलाते हुए प्रतीत होता है। अपवर्तन प्रकाश का मुड़ना, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है जिससे अलग अलग घनत्व होते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल के में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन। देखिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पानी H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो यह पूर्ण रूप से वियोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और क्लोराइड आयन बनता है। यह वियोजन HCl जैसे प्रबल अम्लों की विशेषता होता है जो जलीय विलयनों में पूर्ण रूप से आयनित होती है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जाता है कि HCl प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H3O प्लस और H क्लोरीन माइनस में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक सामान्य प्रयोगशाला अभिकर्मक है और इसका जो प्रयोग है वो अलग अलग औद्योगिक और रासायनिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश जो होगा कैसा होगा, तो मुख्य फोकस से अपसरित होता प्रतीत होगा। इसमें देखिए जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें एक ही बिंदु से अपसरित होती है, ठीक है, और मुख्य फोकस से ही जाता है। वो मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जहां से परावर्तित किरणें उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस आभासी होता है, जिसका मतलब होता है कि इसे भौतिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दर्पण के पीछे स्थित होता है। और उत्तल दर्पण का यह जो गुण होता है उन्हें वाहनों में रियर
मिरर जैसे अनुप्रयोग के लिए प्रयोग बना जाता है, क्योंकि वहां पे व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करना होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो कौन नहीं करता, देखिए यहाँ पे विद्युत जनित्र तो करता है, विद्युत मोटर भी करता है, माइक्रोफोन भी करता है, तो ये चुंबक कंपास ये नहीं करता है। जान लीजिए कि एक चुंबक जो कंपास होता है एक ऐसा उपकरण होता है जो पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों की दिशा को इंगित करने के लिए एक चुंबक सुई का प्रयोग करता है। यह जो चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करता है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत धाराओं और विद्युत चुंबकत्व की खोज से सदियों पहले से ही नेविगेशन के लिए चुंबकीय कंपास का उपयोग किया जाता रहा होगा। चुंबकीय कंपास कार्य करने के लिए पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र पर निर्भर करता है, जो कि एक प्राकृतिक घटना है, न कि कृत्रिम विद्युत धारा का। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा कोशिकांग है जो एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। जान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रहण की पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के एटीपी की अधिकांश आपूर्ति उत्पन्न करते हैं, जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में कराया जाता है। वे अधिकांश यूकेरियोटिक जीवों में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली बंद हुए कोशिकांग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी नामक संरचना में मोड़ा जाता है, जो एटीपी उत्पादन करने के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और माना जाता है कि वे इंडोसिम्बियोसिस के माध्यम से स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोकैरियोटिक से उत्पन्न हुए हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण त्वरित धारित जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, किसी पिंड के द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास के कारण जो धारित ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा होता क्या, तो वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के पास अन्य वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति, उसके तनाव की स्थिति, उसके विद्युत आवेश या अन्य कारणों के कारण होता है। भौतिकी में जो स्थितिज ऊर्जा अक्सर उन प्रणालियों से जुड़ी हुई होती है जहां वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व या फिर नाभिक के बल जैसे बलों के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है। स्थितिज ऊर्जा के सामान्य उदाहरण में एक चट्टान जो किसी चट्टान के किनारे पर टिका हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा, और एक स्प्रिंग, एक संप्रेरित स्प्रिंग यानी जो प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा शामिल होता है। स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप होता है जिसमें गतिज ऊर्जा भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस शिफ्ट का। चलिए अब हम लोग जो 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन निम्न में होता है, तो किस में होता है, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में होता है श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि श्रम का जो, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि श्रम विभाजन एक कोशिकीय जीवों के साथ साथ बहुकोशिकीय जीवों में भी हो सकता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिकांग विशिष्ट कार्य करते हैं जो श्रम के विभाजन का एक रूप होता है। बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकीय ऊतक और अंगों के विशिष्ट कार्य होते हैं जिससे श्रम के विभाजन का उच्च स्तर होता है। यह सुविशेषज्ञता दक्षता बढ़ाता है और जीवों को जटिल कार्य करने में सक्षम बनाता है। देखिए यहाँ पे क्या था कि उदाहरण में विशेष कोशिकाएं शामिल है, जैसे कि संकेत संचरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं तथा बहुकोशिकीय जीवों में गति के लिए पेशी कोशिकाएं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले उप परमाणु कणों को दर्शाता है, तो देखिए केवल इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। जान लीजिए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनात्मक आवेशित सूप के भीतर स्थित इलेक्ट्रॉन से बना होता है। थॉमसन के मॉडल में इलेक्ट्रॉन पूरे परमाणु में पुडिंग में प्लम की तरह बिखरे हुए होते हैं, इसीलिए इसको प्लम पुडिंग मेथड कहा जाता है। थॉमसन ने 1857 में कैथोड किरणों के साथ अपने प्रयोगों के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। थॉमसन के मॉडल में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन ये शामिल नहीं होता है, क्योंकि इन कणों की खोज बाद में क्रमशः रदरफोर्ड और चैडविक के द्वारा करा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है, तो ये तापमान हो जाएगा। जान लीजिए कि तापमान निर्भर लिंग निर्धारण एक ऐसी घटना है जहां भूमि विकास के एक महत्वपूर्ण काल के दौरान
पर्यावरण का तापमान संतति के लिए लिंग को निर्धारित करता है। इस प्रकार का लिंग निर्धारण कुछ सरीसृपों में देखा जाता है, जिसमें कछुआ, मगरमच्छ और छिपकलियों की कुछ प्रजातियां शामिल होती है। लिंग निर्धारण के लिए विशिष्ट तापमान सीमा और महत्वपूर्ण काल अलग अलग प्रजातियों में भिन्न भिन्न हो सकता है। कई मामलों में उच्च तापमान पर एक लिंग अक्सर मादा उत्पन्न होता है, जबकि निम्न तापमान पर दूसरे लिंग अक्सर नर ये होता है, ठीक है, उसमें उत्पन्न होता है। टीएस होता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण अनुकूली तंत्र होता है जो कि प्राकृतिक समष्टि में संतुलित लिंग अनुपात बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पे टीएसडी का मतलब वही हुआ, तापमान निर्भर लिंग निर्धारण। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि आमाशय में दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां किसका स्राव नहीं करती है? तो देखिए पेप्सिन का करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी करती है, श्लेष्मा का भी करती है, ये लार का नहीं करती है। जान लीजिए कि आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक अलग अलग पदार्थों के स्राव के लिए उत्तरदायी होता है। पेप्सिन जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित एक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों द्वारा भी स्रावित एक अम्लीय वातावरण बनाता है जो पाचक एंजाइमों को सक्रिय करता है और भोजन को तोड़ देता है। जठर ग्रंथियों द्वारा श्लेष्मा का उत्पादन अम्लीय वातावरण और पाचक एंजाइमों के आमाशय के अस्तर की रक्षा के लिए करा जाता है। हालांकि जान लीजिए कि जो लाल जठर ग्रंथियों के द्वारा छोड़ी नहीं जाती है और यह मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होती है और पाचन की प्रारंभिक प्रक्रिया में मदद करता है। अगला देखिए यहाँ पे इक्वेशन का सवाल, ठीक है। यहाँ पे बताना कि कौन संतुलित अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पे संतुलित अवस्था में आपका ये ऑप्शन 4 को देखिए, ठीक है, ये वाला, यही यहाँ पे ऑप्शन 4 संतुलित अवस्था में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं तो बस के अचानक रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है हमारे शरीर का जड़त्व का होना, ठीक है, ये हो जाएगा। जान लीजिए कि जड़त्व जो होता है किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का एक गुण होता है। जब बस अचानक रुक जाता है तो हमारा शरीर का जो जड़त्व होता है, जड़त्व के कारण अपनी गति का अवस्था बने रहने की प्रवृत्ति में होता है, जिससे हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इस घटना को न्यूटन की गति का प्रथम नियम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बाहरी बल कार्य ना करे तब तक कोई वस्तु विराम या एक समान गति में रहता है। बस के अचानक मंदन के कारण कि धीमा के कारण वह बल उत्पन्न होता है जिससे बस रुकने पर हम आगे की ओर झुक जाते हैं। गति का जड़त्व ही वह कारण है जिससे कि यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं जब कोई चलता हुआ वाहन अचानक रुक जाता है तो। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है, ठीक है। तो देखिए पहला, नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा उत्पन्न होता है, ये सही है। उसका निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त होता है, ये भी सही है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के रूप में जाना था, ये भी सही है। ये ऑप्शन बी को देखिए, मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होता है। देखिए नर जनन कोशिकाएं परागकणों द्वारा उत्पन्न होती है जो पुष्पीय पौधों के नर प्रजनन अंग होते हैं। मादा युग्मक वास्तव में बीजांड में स्थित होते हैं जो पुष्प के अंडाशय के अंदर होता है, ना कि वर्तिकाग्र में। वर्तिकाग्र पुष्प का वह भाग जो निषेचन के दौरान पराग को प्राप्त करता है। पौधों में निषेचन में नर और मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। फिर युग्मनज एक बीज के रूप में विकसित होता है जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। देखिए ऐसा जो है प्रकाश में सीधी रेखा में गमन के कारण होता है। जान लीजिए कि ज्यामितीय छाया का निर्माण इसीलिए होता है क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग को अवरोध करता है तो यह प्रकाश को एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचने से रोकती है, जिससे क्या होता है, छाया बनने लगता है। छाया की जो तीक्ष्णता प्रकाश स्रोत के आकार और वस्तु और सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है जहां छाया बनती है। प्रकाश का जो विवर्तन, परिक्षेपण और परावर्तन ज्यामितीय छाया के निर्माण में योगदान नहीं करती हैं। ज्यामितीय छायाएं दैनिक जीवन में एक सामान्य अवलोकन है, जैसे धूप के दिन किसी व्यक्ति की छाया बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि फलों और बीजों में निम्न में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो साइटोकाइनिन की होती है।
जान लीजिए कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन का एक समूह है जो पौधों की जड़ों और पररोह में कोशिका विभाजन और वृद्धि को बढ़ावा देता है। वे प्रोटीन के क्षरण को रोककर तथा प्रोटीन संश्लेषण और पोषक तत्वों के संचलन को बढ़ावा देकर पौधों की ऊतकों की उम्र बढ़ने में देरी करने के लिए जाना जाता है। साइटोकाइनिन जड़ों में संश्लेषित होते हैं और पौधे के अन्य भागों में ले जाए जाते हैं, जिनमें फल और बीज शामिल हैं, जहां वे उच्च सांद्रता में उपस्थित होते हैं। फलों और बीजों में साइटोकाइनिन कोशिका विभेदन और कोशिका के साथ साथ जीर्णता में देरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पौधों में विभिन्न वृद्धि प्रक्रियाओं और आकारिकी को विनियमित करने के लिए ऑक्सिन जैसे अन्य हार्मोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि मोटर के द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य कहलाता है तो शक्ति कहलाता है। जान लीजिए कि शक्ति को उस दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर किसी प्रणाली में कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा हस्तांतरित किया जाता है। देखिए शक्ति का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य बटे लिया गया समय, कार्य बटे समय, जिसका ऐसा ही में वाट होता है, ठीक है, ऐसा इकाई, और 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। मोटर के संदर्भ में शक्ति से तात्पर्य का होता है कि प्रति इकाई समय में मोटर के द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य की मात्रा से। जैसे कि देखिए यदि कोई मोटर भार उठा लेता है तो उसकी शक्ति को उसके द्वारा लगाए गए बल और भार उठाने की गति से मापा जा सकता है। विद्युत मोटरों को अक्सर उनके विद्युत उत्पादन के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसे वाट, किलोवाट या फिर अश्व शक्ति में व्यक्त करा जाता है। मशीनों और प्रणालियों की दक्षता और प्रदर्शन को समझने में शक्ति एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्न में से क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2 के रूप में जाना जाता है। यह शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनता है। रासायनिक अभिक्रिया CaOH2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर अपने मजबूत ऑक्सीकरण गुणों के कारण एक कीटाणुनाशक और एक ब्लीचिंग कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आमतौर पर पेयजल को शुद्ध करने के लिए जल उपचार संयंत्रों में प्रयोग करा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जल में कॉपर सल्फेट पाउडर ये तो है, जल में घुली चीनी ये भी है, जल में घुला नमक ये भी है, ये जल में तेल ये नहीं हो जाएगा। जान लीजिए कि समरूप मिश्रण वह मिश्रण है जिसका स्वरूप और संरचना संपूर्ण रूप से एक समान होता है। समरूप मिश्रण के उदाहरण में देखिए जल में घुला नमक, जल में घुली चीनी तथा जल में कॉपर सल्फेट पाउडर जैसे विलयन शामिल होता है। जल में तेल एक समांगी मिश्रण नहीं है क्योंकि तेल और जल सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं और वे अलग अलग परतें बना लेते हैं, जिससे यह एक विसमांगी मिश्रण हो जाता है, यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। विसमांगी मिश्रण में घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं तथा प्राय इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। समांगी मिश्रणों में एकल प्रावस्था होती है जबकि विसमांगी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रावस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाएगा? तो देखिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये u का वही मान दिया है कितना, ये 20 सेंटीमीटर, ये माइनस में हो जाएगा। v का भी मान दिया है यहाँ पे कितना, ये माइनस, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, तो ये दर्पण के लिए तो कितना माइनस v बटे यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये माइनस v बटे ये u होता है। तो यहाँ पे देखिए मान रखने से कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर में 20 प्लस में और नीचे यहाँ पे -20, तो कटने के बाद -1 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए कहाँ है ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि गलत जो दिखा यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी ये तो है, स्वपोषी प्रथम पोषीय स्तर ये भी है, छोटा मांसाहारी तृतीय पोषीय स्तर ये भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीवाणु चतुर्थ पोषीय स्तर ये यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जान लीजिए कि प्राथमिक उपभोक्ता आमतौर पर पोषी स्तर पर होते हैं क्योंकि वे स्वपोषी पौधों को खाते हैं। स्वपोषी प्रथम पोषी स्तर का निर्माण करते हैं क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
छोटे मांसाहारी आमतौर पर तृतीय पोषी स्तर पर होते हैं क्योंकि वे शाकाहारियों का शिकार करते हैं। जीवाणु को आमतौर पर किसी विशिष्ट पोषी स्तर जैसे चतुर्थ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वे अपघटक हो सकते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर अलग अलग पोषी स्तरों में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है ये बताना है। तो देखिए CnH2n ये हो जाएगा, ठीक है, CnH2n ये वाला। देखिए एल्कीन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड बनाता है। एल्कीन को सामान्य सूत्र CnH2n के द्वारा दर्शाया जाता है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि इनमें समान संख्या में कार्बन परमाणु वाले एल्केन की तुलना में कम हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एल्कीन के उदाहरण में C2H4, C3H6, ब्यूटीन, C4H8 इस तरह का शामिल होता है। जान ले कि जो डबल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण एल्कीन योगियात्मक अभिक्रिया करते हैं जिससे वे एल्केन के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में एक विशाल वस्तु के मुक्त रूप से गिरने का दौरान क्या हो जाएगा। तो विशाल वस्तु का वेग यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमान के m1 और m2 के बीच r की दूरी पर दिया गया है और इसका फॉर्मूला होता है F = क्या G × m1 × m2 / r², जहां पर F गुरुत्वाकर्षण बल होता है, m1 और m2 द्रव्यमान होता है और G गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, आकर्षणकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए गलत कथन को चुनना है। तो सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, ये तो सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला बल उन्हें एक साथ रखता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता स्थिर होती है चाहे पदार्थ किसी भी प्रकार का हो, ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं होता है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे पदार्थों के कणों के बीच बल कार्य करता है, ये सही है, यानी कि ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल की प्रबलता एक प्रकार के पदार्थ से दूसरे प्रकार के पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला जो बल है उन्हें एक साथ रखता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल की प्रबलता स्थिर नहीं होती है, यह पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है और अलग अलग प्रकार के पदार्थ अंतर आणविक बलों के अलग अलग कोटि प्रदर्शित करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में प्रयुक्त होता है। देखिए कॉपर सल्फेट ये हो जाएगा। जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट फॉर्मूला होता है CuSO4 का जो उपयोग है आमतौर पर कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करा जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध कॉपर का उपयोग एनोड के रूप में करा जाता है और एक शुद्ध कॉपर शीट का उपयोग कैथोड के रूप में करा जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से कॉपर आयन विलयन में घुल जाते हैं और कैथोड पर जमा हो जाते हैं। अशुद्ध कॉपर में उपस्थित अशुद्धियां या तो विलयन में रह जाती है या फिर एनोड पंख के रूप में नीचे गिर जाती है। यह प्रक्रिया अशुद्ध कॉपर से उच्च शुद्धता वाले कॉपर को प्राप्त करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये प्रतिरोधकता का ये R = यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला था रो ये L/E होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि तार का लंबाई आधा कर देंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 10 मीटर से 5 मीटर कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर रखा जाएगा तो प्रतिरोध क्या आधा हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखिए क्या है ये कि अगर 5 मीटर लंबे तांबे का जो तार है वो 0.5 R हो जाएगा जो कि 10 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध का भी आधा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 0.5 R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.5 यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 5 बटे यहाँ पे कितना ये 10 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे 0.5 इसका R इसको लिख सकते हैं हम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तब। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत हीटर नहीं करता है, ठीक है, विद्युत हीटर। देखिए विद्युत हीटर प्रतिरोधक ताप तत्वों का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करके काम करता है। यह उष्मा उत्पन्न करने के लिए चुंबक क्षेत्र के साथ धारावाही चालक की परस्पर क्रिया पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत मोटर यांत्रिक गति उत्पन्न करने के लिए चुंबक क्षेत्रों में धारावाही चालक का उपयोग करती है।
विद्युत पंखे विद्युत मोटरों का उपयोग करते हैं, जो बदले में संचालित करने के लिए चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक का उपयोग करते हैं। विद्युत जनित्र चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक के उपयोग के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ठीक है, देखिए इस शिफ्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र के किस जैविक घटक की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए किसका है, तो उत्पादक का संख्या सबसे ज्यादा है। जान लीजिए कि ये जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, देखिए यहाँ पे जो है ना आधिकारिक, देखिए आधिकारिक जो इसका उत्तर कुंजी आया था ना, इसमें क्या था, सही उत्तर तृतीयक उपभोक्ता होता है, लेकिन वास्तव में सही उत्तर उत्पादक होगा। क्यों? क्योंकि उत्पादक पारिस्थितिकी पिरामिड के आधार पर बनाते हैं, चूंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है, और उत्पादक सबसे प्रचुर मात्रा में जैविक घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में शामिल परिघटना होता है, तो परावर्तन का होता है। जहां प्रकाश किसी सतह जैसे दर्पण से टकराता है, यह परावर्तन के नियम का पालन करता है, जो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण स्पष्ट प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक चिकनी परावर्तक सतह के साथ डिजाइन की जाती है। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन की चिकना सतह वाला और एक विसरित परावर्तन की खुरदरी सतह वाला। परावर्तन अलग अलग अनुप्रयोग के लिए आवश्यक होता है, जिसमें पेरिस्कोप, दूरबीन और दैनिक दर्पण ये सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे शरीर से हानिकारक उपापचय अपशिष्ट को हटाने की जैविक प्रक्रिया का क्या कहते हैं? तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन। जान लीजिए कि उत्सर्जन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को हटाया जाता है। यह प्रक्रिया समस्थिति बनाए रखने और विषाक्त पदार्थों के संचय से शरीर को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंगों में देखिए वृक्क हो गया, यकृत हो गया, उसके बाद फेफड़ा हो गया, त्वचा हो गया, ये सब प्रमुख उत्सर्जन अंग हैं। वृक्क रक्त को छानकर मूत्र का उत्पादन करते हैं, जो शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाल देता है। यकृत विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादों को संसाधित करता है और उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में परावर्तित करता है, जिन्हें उत्सर्जित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गतिज ऊर्जा जो स्थिर वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? तो देखिए ये हो जाएगा 25 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, क्या था, 1/2 इंटू एम भी स्क्वायर। यहाँ पे एम 2 था, अब भी कहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना, ये 25 हो जाएगा, ये दो कट जाएगा, तो फाइनली कितना 25 जूल ही आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि किसी जीव में प्रत्येक लक्षण किसके द्वारा प्रभावित होता है? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ गया था ना, पहले वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन था पहले की शिफ्ट में भी आया हुआ था, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? पिता और माता दोनों के डीएनए के द्वारा समान रूप से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा? तो देखिए ये कितना हो जाएगा, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए फार्मूला होता है दर्पण का 1/f इक्वल यहाँ पे कितना 1/v प्लस यहाँ पे 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू यहाँ पे रखने से कितना हो जाएगा, तो f का मान दिया था कितना 10, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण है कौन सा, तो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में सब माइनस होता है। ठीक है, तो -10, और ये देखिए v का भी मान माइनस होगा, तो इधर करके यहाँ पे कितना प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1/, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेगा तो इसका एल्सियम कितना 20 हो जाएगा, ये होगा कितना, ये -2 यहाँ पे प्लस ये 1/20 हो जाएगा, जो कि ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो -20 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि सही कथन का चयन करना है, तो सही कथन, तो देखिए परागन भूल क्या है कि परागन जो है फूलों पर कीटों के आगमन की क्रिया होता है, ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है कि परागन बीजांड में पराग नालिका के विकास की क्रिया होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, परागन पराग कणों के अंकुरण की क्रिया होता है, ये भी गलत है। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित होता है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। जान लीजिए कि पराग कणों का पुंकेसरण की नर प्रजनन अंग से वर्तिकाग्रण की मादा प्रजनन अंग तक हस्तांतरित होता है।
यह प्रक्रिया पुष्पीय पौधों में निषेचन और बीज निर्माण के लिए आवश्यक होता है। परागण अलग अलग कारकों जैसे हवा, पानी, जानवर और कीटों के माध्यम से हो सकता है। स्वपरागण तब होता है जब एक ही फूल या एक ही पौधे के दूसरे फूल से पराग बीजांड को निषेचित करता है। पर परागण तब होता है जब एक पौधे के फूल से पराग दूसरे पौधे के फूल में हस्तांतरित होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के मात्रक का प्रतीक है। तो यहाँ पे ये यू ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए परमाणु द्रव्यमान का मात्रक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU को U प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। यह द्रव्यमान की एक मानक इकाई है जो परमाणु या आणविक पैमाने पर द्रव्यमान को निर्धारित करती है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग परिभाषित किया गया है। इस मात्रा का उपयोग परमाणुओं और अणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए करा जाता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रा का जो उपयोग है परमाणु और आणविक द्रव्यमान की तुलना और गणना को सरल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा पायसन की इमल्सन का उदाहरण है। तो देखिए फोम क्रीम ये हो जाता है, फेस क्रीम भी होता है ये। जान लीजिए कि इमल्सन पायस दो अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण होता है जहां एक द्रव में दूसरे द्रव का परिक्षेपण होता है। फेस क्रीम इमल्सन के समान उदाहरण है। आमतौर पर तेल और पानी की अवस्थाओं से मिलकर बनते हैं। पैसीकर्मक की मदद से इमल्सन को स्थिर किया जा सकता है जो दो चरणों को अलग होने से रोकती है। इमल्सन के सामान्य प्रकारों में देखिए तेल पानी में और पानी तेल में शामिल होता है, जिसमें फेस क्रीम सामान्यतः ये जो है इमल्सन होता है। उसके बाद इमल्सन का जो व्यापक रूप से सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय और खाद्य उत्पादों में उनके दोनों चरणों के लाभकारी गुणों को मिलाने की क्षमता के कारण उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए O/W का मतलब होता है ऑयल और वाटर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि जाइलम का क्या कार्य है। तो देखिए जाइलम तो जल और खनिजों का चालन करना जल के माध्यम से। जान लीजिए कि जाइलम का प्राथमिक कार्य पौधे के शेष भागों में जड़ों से जल और खनिजों का चालन करना होता है। जाइलम अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसमें वाहिनिका और वाहिका तत्व शामिल होता है जो जल परिवहन के लिए विशिष्ट होता है। जाइलम की संरचना इसे जल का संचालन करते हुए पौधों को यांत्रिक रूप से सहारा देने की अनुमति होती है। जाइलम उत्तक सामान्यतः संवहनी पौधों में पाए जाते हैं जो जड़ों से पत्तियों तक एक सतत नेटवर्क बनाते हैं। जल और खनिज परिवहन के अलावा जाइलम पौधों को पोषक तत्वों के भंडारण और संरचनात्मक आधार सहारे में भी भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन में जलकर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है ये। जान लीजिए कि ऑक्सीजन में कार्बन जल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कमरे के तापमान पर एक रंगीन और गंधहीन गैस होता है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है जिसका मतलब होता है कि यह ऊष्मा के विमुक्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और वैश्विक तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीजन में कार्बन के दहन के लिए रासायनिक समीकरण C+O2 यानी कि CO2 होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बंद परिपथ में यदि 50 सेकेंड की अवधि के लिए 100 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में ली गई धारा कैसा होगा। तो ये देखिए 2 एम्पियर हो जाएगा। देखिए ये दिया था यहाँ पे क्या ये दिया था T दिया था यहाँ पे कितना, ये 50 सेकेंड दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे I दिया था कितना, यहाँ पे 100 दिया था। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है I बराबर क्या था, एक Q बटे यहाँ पे T होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए यहाँ पे ये 100 बटे यहाँ पे 50 तो कितना फाइनली 2 आ जाएगा। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि I निकालना था। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है। तो अमीबा हो जाएगा। देखिए अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो लगातार अपना आकार बदलते रहता है। यह आकार बदलने की क्षमता सूडोपोडिया के विस्तार और संकुचन के कारण होती है जो इसके कोशिका द्रव के अस्थायी परिक्षेपण होती है। सूडोपोडिया का उपयोग गति और भोजन को पकड़ने के लिए करा जाता है जिससे अमीबा अपने पर्यावरण में अत्यधिक अनुकूलनीय बन जाता है। इसके आकार का लचीलापन अमीबा को अलग अलग वातावरणों जिसमें पानी और मिट्टी शामिल है में नेविगेट करने की अनुमति देता है।
अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिकाओं या तंत्रिका कोशिकाओं के विपरीत अमीबा में एक निश्चित संरचना होती है जो इसके अस्तित्व और कार्य के लिए आवश्यक होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है। तो देखिए लवण और जल ये दोनों हो जाएगा। जान लीजिए कि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का उत्पादन करता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सामान्य समीकरण अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू लवण प्लस जल हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और जल H2O होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है जो अभिक्रिया आगे बढ़ने में ऊष्मा मुक्त करती है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि Fe3O4 बनाने के लिए आयरन के 3 अणुओं के साथ कितने जल के अणुओं की अभिक्रिया करनी होगी। तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जान लीजिए कि आवश्यक जल अणुओं की संख्या निर्धारित करने के लिए हमें आयरन और जल से Fe3O4 के निर्माण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसका देखिए इक्वेशन दिया गया है। यहाँ से जान ले कि Fe3O4 का जो उत्पादन करने के लिए 3 आयरन लोहे के परमाणुओं यानी कि Fe के साथ अभिक्रिया करने के लिए 4 जल अणुओं यानी कि H2O की आवश्यकता होगा। यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस H2 को एक उपोत्पाद के रूप में भी उत्पन्न करता है। अभिक्रिया के रश्मिकरणमिति को समझने के लिए अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या निर्धारित करने में मदद करता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरण होना ये हो जाएगा। जान लीजिए पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का घुलना दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाया जाता है तो इसके कण फैल जाते हैं और पानी के अणुओं के बीच की जगह घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है, जहां कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं। पानी में पोटेशियम परमैंगनेट का समान वितरण दर्शाता है कि पानी के अणुओं में अन्य कणों को मिलाने के लिए पर्याप्त जगह होती है। यह घटना इस अवधारणा को उजागर करती है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है जिनके बीच अंतराल होते हैं, जिससे इस तरह की विसरण प्रक्रियाएं संभव हो पाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी को किसी दिए गए वस्तु का जो भार है पृथ्वी पर चांद की तुलना में 6 गुना अधिक है, ये हो जाएगा। देखिए किसी वस्तु का भार उस पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का माप होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 गुना मजबूत होता है। इसीलिए पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कम होता है। जान लीजिए कि भार में यह अंतर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वीय त्वरण में भिन्नता के कारण होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि अयस्क में मौजूद बड़ी मात्रा में अशुद्धियों जैसे रेत, मिट्टी आदि को क्या कहा जाता है। तो इसे गैंग कहते हैं। देखिए गैंग अयस्क में मौजूद अवांछित पदार्थों या अशुद्धियों जैसे रेत, मिट्टी या चट्टान को संदर्भित करता है। यह खनन और खनिज प्रसंस्करण उद्योग में एक आवश्यक अवधारणा है, जहां मुख्य लक्ष्य मूल्यवान खनिजों को गैंग से अलग करना है। धातुओं के आर्थिक निष्कर्षण और अपशिष्ट को कम करने के लिए गैंग को कुशलतापूर्वक हटाना महत्वपूर्ण होता है। अयस्क से गैंग को अलग करने की प्रक्रिया को सज्जीकरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें कुचलने, पीसने और अलग अलग पृथक्करण विधियों जैसी तकनीकी शामिल होता है। प्रभावी अयस्क प्रसंस्करण रणनीतियों को विकसित करने और लक्ष्य खनिज की समग्र उपज में सुधार के लिए गैंग की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि चालक में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबक क्षेत्र के पैटर्न का निर्धारण का क्या करता है। तो चालक का आकार ये हो जाएगा। जान लीजिए कि चालक से प्रवाहित धारा द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का प्रतिरूप चालक के आकार द्वारा निर्धारित होता है। एक सीधा चालक उसके चारों ओर संकेंद्रित वृत्तों के रूप में एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक कुंडलित चालक जैसे कि एक परिनालिका एक दंड चुंबक के समान चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें अलग अलग उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होती हैं।
धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा को प्रभावित करती है, लेकिन इसके प्रतिरूप को नहीं। यही कारण है कि चालक का आकार महत्वपूर्ण होता है। चालक की सामग्री या रंग उससे गुजरने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र की प्रतिरूप को प्रभावित नहीं करती है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गति के दूसरा नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? तो ये बल के समानुपाती होता है। देखिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार F बराबर क्या m इंटू यानी कि मास गुना त्वरण होता है, जहां F बल है और m द्रव्यमान और ये त्वरण होता है। संवेग को किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित करा जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो इससे वस्तु का वेग बदल जाता है, जिससे उसका संवेग बदल जाता है। गति का दूसरा नियम हमें अलग अलग भौतिक स्थितियों में बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। चलिए अब हम लोग 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार है, तो क्या हो जाएगा? तो स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च जो है पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार है। यहाँ से जान लीजिए कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। यह ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा एक साथ जुड़े कई ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का संश्लेषण करते हैं और इसे आमतौर पर प्लास्टिड में संग्रहित करते हैं। जब पौधे के विकास और अन्य चयापचय गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो स्टार्च को ग्लूकोज अणुओं में तोड़ा जा सकता है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में अघुलनशील है, जिससे यह ऊर्जा का एक अच्छा भंडारण रूप बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस यौगिक के निर्माण के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो देखिए NaOH प्लस Cl2 ये हो जाएगा। यहाँ से जान लीजिए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 के औद्योगिक उत्पादन के लिए करा जाता है। इस प्रक्रिया में ब्राइन यानी कि NaCl का सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर उत्पन्न होता है जबकि क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया कैथोड पर उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया एक प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया होता है और अलग अलग रासायनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 न्यूटन की एक नियत बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य 5 जूल है। आरोपित बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा? तो ये 1 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि देखिए विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे बल होता है। ठीक है, यहाँ पे 5/5 कर देंगे तो कितना फाइनली 1 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा कितना? तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे m बराबर क्या होता है? वो होता है ये h1, यहाँ पे h0 होता है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए फाइनली इसका दिया था, h0 का वैल्यू दिया था कितना? तो यहाँ पे h0 का वैल्यू दिया था 5। ठीक है, ये 5 दिया था। h1 का तो वैल्यू यहाँ पे निकालना है और m का वैल्यू दिया था यहाँ पे कितना? तो 0.2 दिया था। ठीक, 0.2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फाइनली 1 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक R ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है। तो कितना होता है? तो 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R ओम हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसमें इसको ऐड किया गया? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह का होता है। तो यानी कि यहाँ पे R प्लस R इक्वल टू कितना होगा? तो 2R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करा जाता है। ये गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ना ही 1 और ना ही 2 सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पे पहला, निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को परिकर्णित करता है। ये तो यहाँ पे सही है।
उसके बाद निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी सही है। निलंबन के कणों को अनावृत आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद निलंबन प्रकृति में अस्थिर है, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निलंबन एक क्या होता है, विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सर होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसके घटक समान रूप से वितरित नहीं होती है। निलंबन में कण नग्न आंखों से देखने के लिए काफी बड़ी होती है। निलंबन जो होता है वो अस्थिर होता है और कण खड़े होने पर नीचे बैठ जाता है। निलंबन के जो कण होता है इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखरते हैं और एक परिघटना जिसे टिंडल प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन जल विलयन में स्थानों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया प्राय दो आयनिक यौगिक के बीच होती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बताया गया है, ये अभिक्रियाएं अक्सर अवक्षेप गैस या जल के निर्माण की विशेषता होती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को विपर्यय अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र मदद करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र ये हो जाएगा। देखिए अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती है जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करती है। ये हार्मोन शरीर के अलग अलग कार्यों जैसे चयापचय, वृद्धि और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख ग्रंथियों में पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क और अग्नाशय शामिल है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो लक्ष्य अंगों और ऊतकों तक पहुंचकर अपना प्रभाव डालते हैं। अंतःस्रावी तंत्र शरीर में समस्थिति बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। तो देखिए सतह क्षेत्र में वृद्धि ये तो है, उसके बाद हवा की गति में वृद्धि ये बढ़ा देता है, आर्द्रता में कमी ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान में कमी ये नहीं होता है। जान लीजिए कि वाष्पीकरण जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा पानी द्रव से गैस या वाष्प में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। तापमान में वृद्धि आमतौर पर वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है क्योंकि अणु तेजी से गति करते हैं और हवा में निकल जाने की अधिक संभावना होती है। इससे सतह क्षेत्र में वृद्धि एक साथ अधिक अणुओं को वाष्पित करने की अनुमति देती है और इस प्रकार वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। हवा की गति में वृद्धि पानी के वाष्प में संतृप्त हवा को आसपास से हटा देता है, जिससे क्या होता है अधिक पानी वाष्पित हो जाता है। आर्द्रता में कमी का मतलब होता है कि हवा अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है, इस प्रकार वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में गति करती है तो किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ये हो जाएगा। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश किरणों का पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ना, इसमें अलग अलग घनत्व होती है। यह घटना इसीलिए होती है क्योंकि प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों में अलग अलग गति से यात्रा करती है। जैसे ही प्रकाश एक परत से दूसरी परत में जाता है तो जिसकी गति में परिवर्तन के कारण इसकी दिशा बदल जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन अलग अलग प्रकाशीय घटनाओं जैसे तारों का टिमटिमाना और सूर्य की अस्पष्ट स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश का यह मुड़ना खगोलीय पिंडों की अस्पष्ट स्थिति को उनकी वास्तविक स्थिति से हस्तांतरित करने का भी कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है। तो विषाणु में झिल्ली नहीं होता है। देखिए विषाणु अकोशिकीय इकाई है, जिसका मतलब होता है कि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है और कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ के डीएनए या आरएनए से बने होते हैं जो एक प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। विषाणु स्वयं प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं और प्रजनन के लिए एक परपोषी कोशिका को संक्रमित करना चाहिए। इनमें सूत्रकणिका, अंतर्द्रव्य जालिका या फिर राइबोसोम जैसी कोशिकांग नहीं होती है जो सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अपनी कोशिकीय संरचना के अभाव के कारण विषाणु को अनिवार्य अंतर कोशिकीय परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जो सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए दुर्माक्ष अग्र ये होता है। ठीक है, ये दुर्माक्ष अक्ष क्या है, दुर्माक्ष अग्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रिटिक टिप बोलते हैं। डेंड्रिटिक टिप। देखिए जो डेंड्रिटिक टिप यानी कि दुर्माक्ष अंग तंत्रिका कोशिका का वह भाग होता है जो अन्य तंत्रिका
कोशिकाओं या संवेदी ग्राहियों से सूचना प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। दुर्माक्ष तंत्रिका कोशिका के शाखित विस्तार हैं जो कोशिका शरीर की ओर विद्युत संकेतों का संचालन करती है। दुर्माक्ष अंगों में सिनेप्टिक टर्मिनल के रूप में जाना जाने वाला विशिष्ट संरचना होती है जो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संचार को सुगम बनाती है। दुर्माक्ष तंत्रिका संपर्क और तंत्रिका नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्माक्ष की संरचना और शाखाओं का पैटर्न सिनेप्टिक इनपुट की ताकत और एकीकरण को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जब एक खाली बोतल को हवा बंद करके पानी में डुबोया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तो वह वापस ऊपर उछलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि देखिए बोतल पर पानी का जो उत्प्लावन बल बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए जब एक खाली बोतल को पानी के अंदर धकेला जाता है तो यह अपने ही आयतन के बराबर पानी का आयतन विस्थापित करती है। पानी बोतल पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाता है जिसे उत्प्लावन कहा जाता है। क्योंकि बोतल हवा यानी कि जो बोतल खाली बोतल होता है वो हवा से भरा होता है, इसीलिए उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या था बहुत ही कम होता है। पानी के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल खाली बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा होता है। बलों में यह जो अंतर बोतल को छोड़ने पर सतह पर वापस उछलने का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन की संयोजकता क्या होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सामान्य कार्बन यौगिक में मीथेन CH4 शामिल है, जहां कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 एकल आबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जल के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात कितना होता है। तो 16:2 होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 का डबल कितना 16। उसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका डबल कितना 2। तो यहाँ पे 16:2। कहीं कहीं पे देखिए इसको काटने के बाद ये 8:1 में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है। तो देखिए ब्रोमीन जो है ये क्या है अधातु है, लेकिन ये द्रव में है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यह एक हैलोजन है और आवर्त सारणी के समूह 17 में स्थित है। इसका रासायनिक प्रतीक Br है, उसका परमाणु क्रमांक 35 है। ब्रोमीन एक द्रव रूप का रंग लाल भूरा होता है और यह कमरे के तापमान पर भूरे रंग की वाष्प उत्सर्जित करता है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है और त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है। तो केंचुआ हो जाएगा ये। देखिए केंचुआ जो है वो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ना कि खंडन जैसे अलैंगिक माध्यम से। प्लाज्मोडियम, अमीबा और लिस्मेनिया अलैंगिक रूप से खंडन के माध्यम से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं। अमीबा द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, जहां जीव 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है, जहां एक कोशिकीय कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और लिस्मेनिया भी क्या होता है द्विखंडन माध्यम से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। तो देखिए त्वरण, ठीक है। त्वरण का डेफिनेशन ये होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जान लीजिए कि त्वरण को समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करा गया है। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब होता है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण किसी वस्तु की गति, उसकी गति की दिशा या दोनों को बदलकर उत्पन्न किया जा सकता है। गणितीय रूप से त्वरण समय के सापेक्ष वेग आकलन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है, ये बताना है, ठीक है। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास ये भी है। ये पौधा नहीं है, पौधा बहुकोशिकीय जीव है। देखिए पौधे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि वे बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं जो अलग अलग कार्यों करने के लिए एक साथ काम करते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका की एक विशिष्ट भूमिका होती है जो पौधे के समग्र संरचना और कार्य में योगदान करती है। एक कोशिकीय जीवों के विपरीत पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के परिवहन और प्रजनन जैसे अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती है।
एक कोशिका जीवों के उदाहरण देखिए अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास ये सभी है। और एकल कोशिका से बने होते हैं जो सभी आवश्यक जीवन कार्य करते हैं। पौधों जैसे बहुकोशिक जीवों में एक कोशिका जीवों की तुलना में उच्च स्तर का संगठन और जटिलताएं होती है। चलिए अब हम लोग 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे पहला है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये तो सही है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का सही संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हरित लवक ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में पाया जाता है और ये जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण को ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हरित लवक में वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। इन कोशिकांगों का जो अपना डीएनए होता है और ये कोशिका से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाते हैं। हरित लवक में एक दोहरा झिल्ली संरचना होती है जिसमें थाइलोकाइड झिल्लियों का एक आंतरिक नेटवर्क होता है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 कूलम आवेश को 5 वोल्ट के विभवांतर के सिरों पर ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। ये 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कार्य यानी कि जो W बराबर फॉर्मूला होता है क्या था, Q इंटू V होता है, जहां पर Q जो होता है आवेश होता है, V क्या था विभवांतर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर 5 यानी कि 10 कूलम गुना 5 वोल्ट तो कितना होगा 50 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कथन दिया गया। ठीक है, दोनों कथन में कौन सा सही है या गलत है ये बताना है। तो पहला कथन धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये सही है। चुंबक क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। बल अनुभव करता है उसमें, यहाँ पे कथन एक सिर्फ सही हो जाएगा। देखिए धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है जो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल नामक बल का अनुभव करते हैं, ये गलत हो जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की जो दिशा है दक्षिण हस्त नियम उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, धारावाही चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का जो परिमाण धारा के समानुपाती और चालक से दूरी के कर्मानुपाती होता है। विद्युत चुंबक इस सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं कि एक धारावाही चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही या गलत है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का प्रतिरोध बराबर गुरुत्वाकर्षण, ये गलत हो जाएगा। गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का प्रतिरोध ये जड़त्व को दर्शाता है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। तब देखिए जड़त्व एक वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, विरामावस्था में स्थित वस्तु विराम में ही रहेगा और गतिमान वस्तु गतिमान में ही रहेगा और दिशा में गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई क्या हो बाहरी बल ना कार्य करे। जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से सीधे संबंधित होता है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम में एक मौलिक अवधारणा होता है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यह बताता है कि गतिमान वाहन में यात्रियों को झटका क्यों लगता है जब वाहन अचानक रुकता है या फिर चलना शुरू करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभि के चारों दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सही क्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, ये सही हो जाएगा। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभि कहते हैं, ये भी सही है। परमाणु की तुलना में नाभि का आकार बहुत छोटा होता है, ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो गलत सिर्फ यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ये गलत कथन के बताना है। तो पहले देखिए धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है, तो सही है। धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसी में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं करा जाता है। तो देखिए अग्निशामक यंत्र में करा जाता है, एरोसोल स्प्रे में करा जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी करा जाता है, ग्राइंडर में नहीं करा जाता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि किसी विलियन के कणों का आकार कैसा होता है, तो 1 नैनोमीटर व्यास से छोटा होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए वास्तविक विलियन में कण जो होता है वो आणविक आकार के होते हैं जिनका व्यास आमतौर पर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ऐसे छोटे कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तथा प्रकाश को बिखरते नहीं हैं, जिससे विलियन स्पष्ट और समरूप दिखाई देता है। अपने छोटे आकार के कारण इन कणों को बिना छेदे छोड़ देने पर वे नीचे नहीं बैठते हैं। वास्तविक विलयन स्थिर होते हैं तथा विलय को निस्पंदन के द्वारा विलायक से अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविक विलयनों के उदाहरण में जल में घुला नमक या जल में घुली चीनी ये सभी शामिल है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में फोकस दूरी यानी कि F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V के बीच संबंध दर्शाता है। कैसे? 1/F = 1/U + 1/V ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V होता है। ठीक है, यह जो समीकरण होता है वो उपयुक्त चिन्ह परिपाटी के साथ अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो F होता है वो दर्पण से फोकस की दूरी होता है, U जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी होता है और V जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक, एक चीज और यहाँ से जान लीजिए, यह जो संबंध है गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति यानी कि वास्तविक या आभासी को भी निर्धारित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में सूचनाओं के प्रसंस्करण और संचारण के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क शरीर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें विचार, स्मृति, भावना और संवेदी प्रसंस्करण ये सभी शामिल है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों के लिए एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें करोटी और कशेरुक स्तंभ साथ ही साथ मस्तिष्क मेरु द्रव द्वारा भी संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो पुरकुंजे ने किया था। देखिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द चेक फिजियोलॉजिस्ट जन इवांगेलिस्टी पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। पुरकिंजे ने मुर्गियों के भ्रूणीय विकास का अध्ययन करते हुए 1839 में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका के जीवित सामग्री को संदर्भित करता है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। यह मुख्य रूप से पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण से बना होता है। प्रोटोप्लाज्मा की जो अवधारणा है वो विकसित हुई है और अब इसे आमतौर पर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन एक अस्थायी यौगिक क्यों बनाता है, तो क्यों बनाता है, तो देखिए क्योंकि कार्बन के छोटे आकार के कारण यह प्रबल आबंध बनाता है। इसीलिए जान लीजिए कि कार्बन का छोटा आकार इसे अन्य परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजक आबंध बनाने की अनुमति देता है। कार्बन आबंध की आबंध ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे स्थिर यौगिक बनाते हैं। कार्बन अधिकतम 4 सहसंयोजक आबंध बना सकता है जिससे कि अलग अलग प्रकार की स्थिर संरचनाएं बनती है। कार्बन के द्वारा द्विओत्री आबंध बनाने की क्षमता इसके यौगिकों की बहुमुखी प्रतिभा और स्थिरता में वृद्धि करती है। कार्बन की चतुष्फल के आबंध ज्यामिति कार्बनिक अणुओं की स्थिरता में योगदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है, तो देखिए हाइड्रा बहुविखंडन ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। देखिए ईस्ट बीजाणु निर्माण के द्वारा करते हैं ये सही है, प्लाज्मोडियम बहुखंडन ये भी सही है, उसके बाद लिसमैनिया द्विखंडन ये भी सही है, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हाइड्रा बहुखंडन के द्वारा नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, बहुविखंडन से नहीं करता है। ईस्ट मुख्य रूप से बीजाणु निर्माण के बजाय मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम अपने मेजबान कोशिकाओं के भीतर बहुखंडन के माध्यम से प्रजनन के लिए जाना जाता है। लिसमैनिया द्विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है। और प्रत्येक जीव में अलैंगिक प्रजनन के विशिष्ट तरीके होते हैं जो उनके जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है।
अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा तब। उसके बाद द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि, ये भी सही है, 2 और 3 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान और भार ठीक है वो अलग अलग भौतिक राशियां होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को मापता है, जबकि जो भार होता है वो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया बल होता है। द्रव्यमान एक सदिश राशि, देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है जिसका मतलब होता है कि इसका परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होता है। और भार एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसका परिमाण दिशा दोनों होता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है, इसका संतुलित अवस्था को चुनना है, कौन सा इसमें बैलेंस किया गया है। तो ऑप्शन 3 को देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो आयरन है वो 3 टू है, तो यहाँ पर भी देखिए आयरन 3 टू है, तो यहाँ पे इससे करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो ये सही है, हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन से यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो मस्सा और एड्स ही हो जाएगा, मस्सा और एड्स। जान लीजिए कि मस्सा ह्यूमन पेपिलो मानवायरस यानी कि HPV के कारण होता है, जो एक विषाणु जनित संक्रमण है। एड्स अर्जित इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के कारण होता है। मस्सा और एड्स दोनों यौन संचारित संक्रमण है जो विषाणु के कारण होता है। सुजाक बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण होता है जो विषाणु नहीं होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रोपोनिमा प्लेडिनम के कारण होता है और विषाणु नहीं होता है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ये हो जाएगा। जान लीजिए कि आवर्धन एक माप है जो यह दर्शाता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन को वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि m बराबर माइनस v बटे u होता है। धनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि प्रतिबिंब सीधा है, जबकि ऋणात्मक आवर्धन इंगित करता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन को समझने से दर्पणों और लेंसों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार को निर्धारित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि तापमान के प्रभाव से विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ने लगता है। देखिए यहाँ पे तापमान की वृद्धि कैसे बढ़ने लगता है, ये हो जाएगा। तब जान लीजिए कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। उच्च गतिज ऊर्जा के परिणाम स्वरूप कण तेजी से गति करते हैं। कणों की तेज गति से विसरण की दर में वृद्धि होती है। यह सिद्धांत गैसों और द्रवों दोनों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में मिला दिया जाता है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर 2 क्लोराइड के निर्माण के कारण नीला हरा रंग का विलयन बन जाएगा, ये हो जाएगा। जान लीजिए कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लान के HCl को कॉपर ऑक्साइड के CuO में मिला दिया जाता है तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। यह अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल H2O बनाती है। कॉपर क्लोराइड एक नीले हरे रंग का यौगिक होता है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मिलाने से यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्लस जल बनेगा। जलीय विलयन में कॉपर आयनों की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही था।